आविष्कार सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वॉटसन के सहयोग से अमेरिका में किया। देबू, रश्मि, कैसा लगा तुम्हें ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? आंटी, टेलीविजन किसने बनाया था और कब? अच्छा, तो तुम दोनों टेलीविजन के आविष्कार के बारे में जानना चाहते हो? हाँ। ठीक है, बताती हूँ। लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि टेलीविजन होता क्या है? टेलीविजन हमें तस्वीरें दिखाता है और साथ में आवाजें भी सुनाता है। ठीक, लेकिन ये टेलीविजन में तस्वीरें और आवाजें आती कहाँ से है? तुम बताओ रश्मि। सोचो। एरियल से या फिर किसी वीसीआर से। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एरियल से ये तस्वीरें और आवाजें कहाँ से आती हैं? सोचो सोचो। दूरदर्शन केंद्र से। अरे वाह! टेलीविजन एक ऐसा यंत्र है जो किसी एक जगह के दृश्य किसी और जगह पर दिखा सकता है। समझे मेरी बात? हाँ। देबू, तुम भी? अच्छा, तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि टेलीविजन के आविष्कार के लिए किन किन तकनीकों की आवश्यकता रही होगी? बिजली की। बिल्कुल ठीक कहा। आवाज को बिजली या बिजली को आवाज में बदलने की। शाबाश। जैसे कि टेलीफोन में। अरे वाह रश्मि, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। देखो, टेलीविजन के आविष्कार से पहले बिजली के बारे में बहुत सारे लोग जानते थे और टेलीफोन का आविष्कार 1875 में हो चुका था। अच्छा बच्चों, क्या तुम ये जानते हो या तुमने कहीं देखा हो कि बिजली द्वारा कोई चित्र बनाया जा सकता है? कहीं देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ, बहुत से बिजली के बल्बों की सहायता से हम चित्र बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक बड़े चौराहे पर देखा था। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। सचमुच टेलीविजन बनाने के प्रयोग किए गए तो वैज्ञानिकों ने यही सोचा कि चित्र बनाने के लिए बहुत सारे यानी अनेक बिजली के बल्बों द्वारा उसे बनाया और दिखाया जा सकता है। अच्छा, किसी दृश्य को बिजली में कैसे बदला जा सकता है? क्या तुम दोनों में से ये कोई बता सकता है? सोचो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, बिजली को दृश्य में बदलने के लिए हमें एक ऐसे धातु की जरूरत पड़ती है जिसमें उतनी ही बिजली प्रवाहित होती है जितना कि उस पर प्रकाश पड़ता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक प्लेट बनाई। ये देखिए, इस प्लेट पर लगे ये सेंसर धातु सिलेनियम के बने हुए थे। पर ये धातु, देखो, जैसे सोना एक धातु है, लोहा एक धातु है, उसी तरह सिलेनियम भी एक धातु है और इस पर जितनी ज्यादा रोशनी पड़ती है उसमें उतनी ही ज्यादा बिजली का प्रवाह होता है। अब जब कोई दृश्य इस सेल के सामने होता है तो कुछ सेलों पर अधिक प्रकाश पड़ता है और कुछ पर कम, और इस तरह प्रत्येक सेलों से गुजरती बिजली को यदि हम अन्य बल्बों को जलाने में इस्तेमाल करें तो दृश्य की एक बड़ी धुंधली सी आकृति बन सकती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि किसी अच्छी आकृति को दिखाने
और भेजने के लिए हमें हजारों लाखों ऐसे सेल और बिजली की तारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसी तरकीब की खोज करने लगे जिसमें कम सेंसरों और तारों से तस्वीर बिजली में बदली जा सके और भेजी जा सके। इस तरकीब का सबसे पहले सफल प्रदर्शन किया पॉल निप्को ने 1884 में। इस आविष्कार के बारे में मैं तुम दोनों को कुछ दिखाती हूं। पॉल निप्को ने एक गोलाकार डिस्क बनाया जो इस तस्वीर में मेरे पास है। देखो, ये देखो बच्चों, ये वैसे ये सब कुछ कैसेट में भी है, देखना चाहोगे तुम? ये थे पॉल निप्को। ये देखो, इन्होंने एक गोलाकार डिस्क में कुछ इस तरह से छिद्र बनाए। जब इस डिस्क को किसी भी आकृति के सामने तेजी से घुमाया जाए तो उस आकृति के भिन्न-भिन्न भागों से निकले प्रकाश की किरणें इस डिस्क के पीछे लगे सेंसर पर सिलसिलेवार पड़ती हैं। और इस तरह पूरी की पूरी आकृति एक ही सेंसर और तार के माध्यम से पढ़ी जा सकती है और भेजी जा सकती है। लेकिन पॉल निप्को इस डिस्क के आधार पर किसी टेलीविजन यंत्र का सफल प्रदर्शन नहीं कर सके। बच्चों, ये संभव हुआ करीब 40 साल के बाद, जब इंग्लैंड निवासी जॉन बेयर्ड ने 1923 में पहली बार ऐसी ही डिस्क के आधार पर एक सफल टेलीविजन का प्रदर्शन किया। तो क्या टेलीविजन के भीतर कोई डिस्क घूमता रहता है? नहीं रश्मि, पॉल निप्को के परीक्षणों और जॉन बेयर्ड के सफल प्रदर्शन के जो बीच की अवधि थी, उसमें वैज्ञानिकों ने दूसरी तरकीब खोज निकाली थी, जिसमें किसी डिस्क को घुमाने की जरूरत नहीं थी। वो क्यों? वो इसलिए देबू कि हमें 21 इंच की तस्वीर को दिखाने के लिए 15 फीट की डिस्क की जरूरत पड़ती थी, जो बच्चों बिल्कुल सुविधाजनक नहीं थी। इस बीच वैज्ञानिक ये जान गए थे कि बिजली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है और कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं जो बिजली द्वारा किसी भी जगह प्रकाश के बिंदु में बदली जा सकती हैं। इन तरंगों को कैथोड रे कहते हैं। इन तरंगों के माध्यम से कोई चित्र ऐसे पढ़ा जा सकता है जैसे हम किताब में लिखे किसी लेख को पढ़ते हैं। लेकिन इससे तो एक बार में एक ही जगह प्रकाश पड़ता है, तो फिर पूरी तस्वीर कैसे बनती है? वो ऐसे देबू, हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं, कुछ क्षण के लिए उसे भुला नहीं पाती। इसलिए यदि हमारी आंखें बहुत से दृश्य बहुत जल्दी से देखें और वो दृश्य एक दूसरे से संबंधित हों, तो वो एक चलचित्र या संपूर्ण चित्र की तरह हमें दिखते हैं। जैसे कि इस खेल में मैं तुम्हें दिखाती हूं। तो फिर बेयर्ड ने इस तकनीक का इस्तेमाल अपने टेलीविजन में क्यों नहीं किया? वो इसलिए रश्मि, जब बेयर्ड ने अपने आविष्कार की घोषणा की, उस समय बहुत से वैज्ञानिकों में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे पहले सफल टेलीविजन बनाता है और कौन उसका आविष्कार करता है। तो बेयर्ड जिस तकनीक में सबसे अधिक माहिर थे, उन्होंने उसी के आधार पर एक सफल टेलीविजन बनाया और टेलीविजन के आविष्कारक कहलाए। कुछ वर्ष बाद यानी 1926 में उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रम भी प्रसारित किए और रंगीन टेलीविजन भी बना डाला। बच्चों, क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि उस जमाने में कैसे टेलीविजन थे? हाँ। देखो, लेकिन जल्दी ही 1945 में नए तरह के टेलीविजन प्रचलित हो गए, जो काफी कुछ आज की टेलीविजन जैसे थे। और बच्चों,
करीब 1950 में टेलीविजन के आधुनिक स्वरूप का आविष्कार हुआ। तो अब बताओ, कैसी लगी तुम्हें टेलीविजन के आविष्कार की कहानी? बहुत अच्छी।